नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी पहली क्लास है इकोनॉमिक्स की। तो आज हम अपने बीच कुछ बातचीत करेंगे कि हम कैसे क्लासेस करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत जानूंगा, आप मुझे थोड़ा बहुत जानेंगे। तो आज तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम पहली बार मिलने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है आप सबको आज? मज़ा आ रहा है ना आज? तो आप आज से एक प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स की आपकी फर्स्ट क्लास है। तो सर, तो मैं हूँ साहिल सर। मैं आपको पहले बता दूं, मैं हूँ साहिल सर। और मैं सीए बन गया था एक यंग एज 21 साल में। और फाइनल में मैंने ऑल इंडिया रैंक रखा था। सर, आप कब तक अपनी भूपू बजाते रहोगे? अरे आप ऐसे मत बोलो, अब पहले ही क्लास से चालू हो गए हो। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, 100 नंबर का पेपर है ये। तो हम और आप मेहनत करने वाले हैं ताकि हम कहीं से भी 100 नंबर तो पूरे के पूरे ला पाए। पूरे के पूरे 100 नंबर चाहिए। और सिर्फ मार्क्स नहीं, सिर्फ मार्क्स के पीछे हम नहीं भागते हैं, हम भागने वाले हैं ज्ञान के पीछे। तो मार्क्स हाथ धो के हमारे पीछे आएंगे। तो हम ज्ञान के पीछे बहुत अच्छे से भागने वाले हैं। समझे आप? तो अब बात आती है, थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में भी जान लें कि है क्या ये इकोनॉमिक्स और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। उसके बाद में हम अपनी बातचीत पूरी करेंगे। पहले इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा जानूंगा, आप मुझे थोड़ा जान लीजिएगा। ठीक है? तो पहले सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि है क्या ये सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स एंड मेरे हैंड राइटिंग के लिए आप मेरे को, इसमें दो भाग हैं। सबसे पहला भाग है इकोनॉमिक्स और नेक्स्ट भाग है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो इकोनॉमिक्स वेटेज रखता है 60 नंबरों का और बीसी के 40 मार्क्स। और आपका क्वेश्चन कैसा होने वाला है? ये पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। तो कोई आंसर वैंसर आपको लिखना नहीं है, बस 4 गोले दिए होंगे आपको, एक जो अच्छा लगता है या फिर जो करेक्ट है उस गोले में सर्कल कर, उस गोले को सर्कल करना है और बस आगे बढ़ जाना है। तो इतना ही करना है आपको। ये होता है एमसीक्यू बेस्ड पेपर। समझे? तो आपको एमसीक्यूज बस सॉल्व करना है। जय माता दी करनी है 100 क्वेश्चंस पे, और 100 के 100 सही करने हैं। तो हम इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम सारी चीज़ें समझने वाले हैं, बहुत बढ़िया से समझने वाले हैं। एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। इतने बढ़िया से हम समझने वाले हैं, इतने सारे हम एग्जाम्पल्स देंगे कि आप इकोनॉमिक्स जीवन भर याद रखोगे कि इकोनॉमिक्स पढ़ना तो साहिल सर से पढ़ना। सर, वापस आपने अपना भूख बजाना चालू कर दिया। अरे आप लोग ठीक है। तो समझ गया हम, इकोनॉमिक्स हमारा 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें इकोनॉमिक्स 60 नंबर का है और बीसी के 40 मार्क्स का है। और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट एमसीक्यू बेस्ड है। 4 गोले दिए होंगे आपको, एक जो अच्छा लगता है या फिर जो करेक्ट है उसको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। बस इतना ही करना है हमें। ये तो हो गया फाउंडेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे आपका बेस बहुत मज़ेदार बनना चाहिए। तो हम कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं कि उस बेस को इतना बढ़िया से क्लियर करेंगे ताकि जब आप आगे चलो, आपको इकोनॉमिक्स के तरफ से कभी भी कोई इशू नहीं आना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स डायरेक्टली कहीं काम नहीं आने वाला है, लेकिन इनडायरेक्टली हर चीज़ में इकोनॉमिक्स घुसा हुआ है। तो ताकि वो आपके काम आते रहे, तो हम क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स को इतने अच्छे से समझ लेंगे, इतने अच्छे ढंग से समझ लेंगे ताकि आप सब बहुत इजीली वो इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर सको। तो हम मेन क्या करने वाले हैं, हम अप्लाई करना सीखने वाले हैं, ना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया और रट्टा मार के एग्जाम दे के आ गए। वैसे हम नहीं करने वाले हैं। समझे आप लोग? तो
ऐसे हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। अब पढ़ने, अच्छा सॉरी, हम पढ़ने कैसे वाले हैं? अभी तो मैं आपको बता रहा था कि इकोनॉमिक्स है क्या, हम पढ़ने कैसे वाले हैं इकोनॉमिक्स को। तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले पूरा जो थ्योरी है वो समझेंगे कि वो कैसे आया, क्यों आया, और उसका महत्व क्या है, कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब एक एक थ्योरी जो आया है उसका महत्व तो होएगा ना, कि वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं कि वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने वाले हैं, एकदम मजा आ जाएगा आपको, इतने सारे एग्जाम्पल्स देंगे ना हम। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने वाले हैं। एग्जाम्पल्स लेने के बाद में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, हर इंडिविजुअल चैप्टर के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये होने के बाद में हम रिवीजन रोज करने वाले हैं। जैसे आपने आज क्लास 1 में जो पढ़ा, क्लास 2 में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 1 को पूरा रिवाइज करेंगे। ऐसे ही क्लास 3 में 1 और 2 को रिवाइज करेंगे, 4 में 1 2 3 को रिवाइज करेंगे। और बीच बीच में एक दिन तो सिर्फ रिवीजन नहीं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे। हम और आप मिलके गाएंगे, मतलब ऐसे जो टॉपिक्स है वो गाएंगे। तो ऐसे हम पढ़ने वाले हैं। अब आप सोचो ना, रोज रोज वही 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 चीज आपको सुनने मिल रही है। रोज आप सुबह आ रहे हो, क्लास कर रहे हो, रोज वही चीज आपको सुनने। तो ऐसे क्या होएगा, जब आप एग्जाम के लिए बैठने जाओगे ना, वो सारा आपको ऑलरेडी आता होगा। और इतने सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, मतलब प्रीवियस एग्जाम्स के जो क्वेश्चन, जहां से भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे, हम इकोनॉमिक्स और बीसीसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और बल्कि हम खुद से क्वेश्चन बना लेंगे, और ताकि जो एग्जामिनर है वो क्या ही करेगा, वो खुद चौंक जाएगा कि इन्होंने तो क्वेश्चन पहले से ही खुद से बना लिया। तो फिर वो क्या करेगा बेचारा, वो खुद हमारे ही बनाए हुए क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन बना के हमें प्रेजेंट करेगा कि तुम आंसर कर दो। तो हम तो ऑलरेडी वो सब कर चुके होंगे, तो बहुत मजा आएगा। तो हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम इसमें बहुत बहुत अच्छे मार्क्स भी सिक्योर करें, और कुछ इस तरह से पढ़ें कि ये हमारे पूरी लाइफ टाइम तक हमें ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट याद रहे, क्योंकि ये आपके डेली यूज में आने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अब हम चलते हैं आगे, अब हमारी बातचीत होने वाली है। ठीक है, तो अब तक हमने जान लिया पहले इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो हम और आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि हम सीए काय को कर रहे हैं। तो सीए काय को कर रहे हैं, ये तो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग काय को सीए में आए? सर, एक अंकल ने बोला कि बहुत मस्त है, ये कर लो, बहुत प्रेस्टीज है। सर, मेरे सारे दोस्त लोग कर रहे थे, तो मैं भी सोचा सीए कर लेता हूँ, फाउंडेशन दे लेते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सीए क्या क्या कर रहे हैं। तो ये जो अपने ये लोग होते हैं ना, ये लोग क्या क्या करते हैं। तो सीए लोग सब कुछ कर सकते हैं, बस जुनून होना चाहिए। सब कुछ कर सकते हैं हम लोग, बस वो जुनून होना चाहिए हम में। तो हम क्या लोग करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, हम जो एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, और अदर्स और भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं सीए लोग। बस जुनून होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। और सीए डिग्री आपके लिए ऐसी एक आपको जो कुछ भी अचीव करना है ना, उसके लिए एक पाथवे है। तो ये एक स्टार्टिंग पाथवे है। आपको पता है क्या एक सीए कितना कमाता है? नहीं नहीं करके कम से कम 50 महीने का, नहीं नहीं करके। तो मैं सीए 21 साल में बन गया था। तो अब सोचो ना, 21 साल का एक सीए, उसको हाथ में 60,000 मिल रहा है। ओहो, इन हैंड मेरे हाथ में 60,000। तो क्या ही लेवल तक पहुंच गए हम 21 साल में, जहां लोग कॉलेजेस में भटक रहे होते हैं और हम वहां सीए बन गए हैं, और हमारे हाथ में पैसे भी आ रहे हैं। और प्लस वो तो छोड़ो, जो बड़े अंकल वंकल होते थे ना, वो मेरे पास आते थे कि साहिल बेटा थोड़ा काम था, मुझे ये समझा दो।
मुझे बता दो। और पॉलिटिकल डिस्कशन में तो आहा, जो खट्टी बैठती थी और मैं बस कुछ बोल देता था तो मैं बोलता था मोदी जय हो, बस इतने में इतने अच्छी प्रेस्टीज बढ़ जाती थी, सपोर्ट करने के लिए आधी पब्लिक आ जाती थी। तो सीए की एक बहुत 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 बड़ी वैल्यू होती है। आप एक बार सीए बन जाते हो ना, लोग आपको एक अलग नजरिए से देखना चालू कर देते हैं कि आप बहुत प्रेस्टीजियस हो, आप बहुत मेहनती हो, क्योंकि सीए की डिग्री जो है ना बहुत मेहनत से मिलती है, ऐसे वैसे नहीं मिल जाती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है सीए के पीछे, लेकिन मजा बहुत आता है। आप वो गाना सुने क्या, लहरों की चले हम दूर दूर, तो ऐसे एकदम मजा आता है। एक तो आप इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना इस सीए के डिग्री के, आपके जो लाइफ स्पैन होता है सीए करते समय, और इतना स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ता है, जब आप फाइनली वहां पे पहुंच जाते हो ना तो एकदम वर्थ वाइल लगता है। तो बहुत बहुत मजा आता है सीए करने में, और आपको सीखने बहुत मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जो सब प्रैक्टिकल्स हैं उनको एक्चुअली कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे रियल लाइफ में अप्लाई करना है, वो जानना पड़ता है। तो इसलिए हमारा इस डिग्री का इतना वर्थ है, क्योंकि हम 3 साल जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पाते हैं ना आर्टिकलशिप में, वो और कोई डिग्री नहीं दे पाती है। तो हमारे पास वो एक एक्स्ट्रा किक है कि हम अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को, बल्कि और लोग अप्लाई करना नहीं जानते हैं, सिर्फ थ्योरी जान लेते हैं, लेकिन हमारे पास वो एक्सपीरियंस और स्किल है जो ओवर द पीरियड डेवलप हो जाती है कि कैसे हम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा जो आपको करिकुलम मिल रहा है ना, ये पूरा उसी बेस में बना हुआ होता है कि कैसे आप लोगों को प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना आना चाहिए, कैसे आप उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह से हमारा ये पूरा करिकुलम बना हुआ है। और ये सीए फाउंडेशन का जो करिकुलम है ना, वो तो एकदम बहुत 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 भयंकर तरह से बनाया हुआ है। उसको इस तरह से बनाया हुआ है कि आप कोई भी फील्ड से आए हों सीए में, आपको बस वो चीज़ें अच्छे से समझनी है, आप नेक्स्ट लेवल में प्रमोट हो जाते हो। फिर वहाँ पे आपको नरिश किया जाता है कि कैसे आप और चीज़ों को समझने वाले हो। तो इस तरह से ये फाउंडेशन का करिकुलम बनाया हुआ है कि आप कोई भी फील्ड से हो, आप बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो, एक फाउंडेशन बना लो कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो। एक जब बिल्डिंग बनती है उसमें का फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होएगा, वो बिल्डिंग उतनी ऊंची बन सकती है और इतनी अच्छी बन सकती है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि हमारा फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो जाएगा ना, फिर हम बहुत अच्छे से उस पर पूरी की पूरी एक स्काई स्क्रेपर खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्लियर करो, और आप बहुत अच्छे से फाउंडेशन समझ जाओगे ना, तो आपके मार्क्स तो अच्छे आएंगे आएंगे, वो तो ठीक है, अलग है, वो अलग बात है। हम सिर्फ मार्क्स के लिए यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम काबिल बनने के लिए पढ़ रहे हैं। आपको 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद है क्या, तो हम काबिल बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे, क्या बोल रहा है वो कॉन्सेप्ट, कैसा है वो कॉन्सेप्ट, उसके बाद में एग्जाम्पल्स भरपूर लेंगे, उसके बाद में हम जाके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे। और मेरी क्लास में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी डाउट है आप इजीली मेरे से पूछो, कोई भी डाउट है, ऐसा नहीं कि ये सर क्या सोचेंगे या फिर एकदम स्टूपिड सा डाउट है मेरा, नहीं, कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपके मन में आता है आप पूछ डालो, लेकिन पहले आप एक बार सोचना जरूर कि हाँ ये जो मैं पूछ रहा हूँ क्या ये जवाब मुझे खुद से मिल सकता है या नहीं। वो एक बार आप सोच लेना, उसके बाद में मेरे से आपको आपको लगता है कि नहीं मुझे फिर भी कुछ डाउट है या कुछ संकोच है, तो आप इजीली मेरे से पूछ सकते हो। ऐसा कुछ भी आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि ये सिली से डाउट है, नहीं, सारे डाउट्स आपको क्लियर करने हैं ताकि आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो, एकदम मजा आ जाना चाहिए आपको। तो ये करते हैं हम सीए लोग, नहीं मतलब ये तो हमारी क्लास की बात है। हम सीए लोग क्या क्या करते हैं, वो बिजनेस में जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, या और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। सीए के बाद आपको बस ये डिग्री मिल गई ना, आपके पास पूरा लाइफ टाइम मिल जाता है, आपको एक पूरा एक्सेस मिल जाता है कि आप कुछ भी जाके कर सकते हो। तो वो एक
जो पास होता है ना वो सीए, इसलिए सीए डिग्री को इतना इम्पोर्टेंट माना गया। आप सर्च करोगे ना कि मोस्ट टफेस्ट डिग्री इन इंडिया, तो उसमें सीए का एक नाम आता है। लेकिन मैं बोलता हूँ ये टफेस्ट नहीं है, बस आपका विल विल पावर है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको कुछ डेयरिंग करना है, कुछ सच में मज़ेदार करना है, आप सीए करो, मज़ा आएगा आपको। और बहुत, मैं बोल रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा आपको एकदम। आप ऐसे इंस्पिरेशनल, आप जो इंस्पिरेशनल वीडियोस आप यूट्यूब में देखते हो ना, वो सब भूल जाओगे। आप खुद एक इंस्पिरेशन बन जाओगे। तो इंस्पिरेशन आपको बनना है तो आप सीए करो, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारी बातचीत हो गई है। ये बातचीत मुझे आपसे आपके साथ करनी थी कि हम एक्चुअली यहाँ पे सीए क्यों बन रहे हैं और सीए लोग करते क्या हैं। कुछ भी कर सकते हैं आप, सच में आप कुछ भी कर सकते हो। आपको पता है क्या, जो आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो पोपटलाल देखते हो, वो बंदा एक सीए है। हाँ सच में वो सीए है। अरे आप ऐसे शक की नजर से मेरे को क्यों देख रहे हो, सच में सीए है वो। आप जाके घर जाके चेक कर लेना, सच में सीए है वो। तो सीए आप बन गए ना, कुछ भी कर सकते हो। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम अब आने वाले हैं टॉप, हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं पहले, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 60 मार्क का पेपर है। और कॉन्सेप्ट तो आपके जीवन भर काम आने वाला है। इकोनॉमिक के कुछ कॉन्सेप्ट्स तो आज तक, मतलब उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके कितने लोगों ने इतने बड़े बड़े तीर मारे हैं, कितने लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं बस ये इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट फॉलो करके। तो आप सब रेडी हो ना इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए। और इनडायरेक्टली आप और हम सब लोग इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं यूजुअली। बस इसे हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने वाले हैं और गहराई से समझेंगे कि ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बोलते क्या है, बस उतना ही करने वाले हैं हम। और एग्जाम्पल्स तो भरपूर लेंगे ही लेंगे। तो आप सब तैयार हो ना? आपके एंड से भी तो साउंड आनी चाहिए। क्या बोल रहे हो, आप सब तैयार हो तो इकोनॉमिक्स के लिए? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट, हाँ अब स्टार्ट करने वाला है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहले एकदम फर्स्ट क्लास के फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करने वाले हैं। वो एक बंदा था, कहानी है, मजा आएगा, सुनो सुनो। कहानी फर्स्ट क्लास में, उसका नाम था पुष्प। वो आपके जैसे ही 12th की एग्जाम दिया था, बहुत 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 अच्छे से पढ़ा था, एकदम स्ट्रेस्ड हो गया था। तो दोस्त थी एक, पुष्पा की दोस्त थी। तो पुष्प अपने पापा के पास गया, पुष्प के पापा थे यहाँ पे। पुष्प अपने पापा के पास गया कि पापा मैंने एग्जाम्स दे दिए हैं, 12th के एग्जाम्स दिए थे उसने, कि पापा मैंने 12th के एग्जाम्स दे दिए हैं, अब मेरा मन कर रहा है कि कहीं घूमने जाऊं, थोड़ा रिलैक्स हूं, बहुत टेंस हो के बहुत अच्छे से पढ़ा हूं, अब बहुत टेंशन हो गया है। अब क्या बोलते हो, थोड़ा घूम फिर आऊं क्या? तो उसने सच में बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, तो पापा खुश हो गए कि हाँ हाँ रिलैक्स करना चाहिए। तो पहले पूछा कि पुष्प तेरे आगे के प्लान्स क्या हैं? तो उसने बोला पापा एक बार अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, आके सीए फाउंडेशन की पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, सीए बनना है मुझे। तो पापा और खुश हो गए कि पुष्प इतनी अच्छी से प्लानिंग कर रखा है। ओहो, उनका सर तो गर्व से ऊपर हो गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है बेटा घूम के आ जा। तो उसने बोला पापा घूमने के लिए पैसे भी तो चाहिए, फ्री में थोड़ी घूम लूंगा।
थोड़े पैसे वैसे भी दो आप। तो कोविड-19 का टाइम था, तो पापा ने बोला सिर्फ यहीं पे घूमेगा, ये सिटी में ही घूमेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। हम बोला ठीक है पापा, आप जैसे बोलो। फिर उसके पापा ने 1000 रुपये उसको पकड़ा दिए। उसके पापा ने उसको 1000 रुपये पकड़ा दिए कि जा पुष्प, जी ले अपनी जिंदगी, ले 1000 रुपये और जी, जाके एंजॉय कर, बहुत अच्छे से एंजॉय कर। अब पुष्प बेचारा 1000 रुपये, पापा 1000 रुपये का मैं क्या, सिर्फ 1000 रुपये पापा, कुछ नहीं होता है उसमें पापा। मैं बस बेटा 1000 रुपये हैं, जाके एंजॉय कर ले। कुछ बड़े टेंशन में आ गया। 1000 रुपये, 1000 रुपये, सिर्फ 1000 रुपये में क्या करूंगा? एक दिन का खाना और मूवी में 1000 रुपये तो यूं उड़ जाएंगे। क्या करूंगा मैं 1000 रुपये का सिर्फ? तो अब पुष्प की दोस्त थी पुष्पा, तो पुष्प ने पुष्पा को कॉल किया, पुष्पा सुनना, डेट पे चले क्या? तो पुष्पा हाँ बोली, चल। अब पुष्प के पास 1000 रुपये थे। अब उसने सोचा कि मेरे को करने क्या क्या है, मैं डेट पे तो जाऊंगा लेकिन करना क्या क्या है मुझे। तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि मूवी डेट पे चले जाता हूँ, लंच पे जाऊंगा, उसके बाद में उसके लिए एक टेडी भी ले लेता हूँ, फिर चॉकलेट्स खरीदेंगे, और क्या बोलो, और क्या ऑप्शन है? फिर मस्त रिवर राफ्टिंग करेंगे, फिर मस्त गेम पार्लर में जाके खेलेंगे। ऐसे इतना सब सोच रखा था पुष्प कि पुष्पा के साथ जाऊंगा और इतना सारी चीजें हम करने वाले हैं, बस 12th की एग्जाम खत्म हो जाए। और खत्म हो गई थी एग्जाम, और 1000 रुपये उसके पापा ने दिए। तो बड़ा टेंशन में था पुष्प कि 1000 रुपये में तो ये सब करना पॉसिबल नहीं है, और उसको पता था पुष्पा घर से पैसे नहीं लेके आएगी। आप ऐसे कुछ सोचना मत, बस ये एग्जाम्पल है ताकि वो कॉन्सेप्ट बैठ सके, आप और कुछ मत सोचना। तो अब पुष्प के पास इतने सारी चीजें करने को थी, लेकिन पैसे बहुत कम पड़ रहे थे कि 1000 रुपये हैं सिर्फ, मैं क्या क्या चीज करूंगा। तो अब पुष्प को प्लानिंग करनी पड़ी। उसने सोचना पड़ा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। उसने सोचा एक मूवी देख लेते, मूवी का मेरा भी मन है, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, तो मूवी तो करना ही करना है, मूवी तो करना ही चाहिए। लंच नहीं करेंगे, घर से टिफिन लेके निकल जाऊंगा, लंच नहीं करेंगे, लंच हटा देते हैं। फिर टेडी का सोचा, इतने सारे टेडी पड़े हैं पुष्पा के पास, क्या तो मैं टेडी दूंगा उसको, छोड़ देते हैं टेडी भी। चॉकलेट देखा कि चॉकलेट हम शेयर करके खाएंगे, तो एक सिल्क ले आता हूं, तो चॉकलेट भी रखना था। फिर रिवर राफ्टिंग, वो सोचा काय का रिवर राफ्टिंग करेंगे, कपड़े वपड़े गीले हो जाएंगे और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, छोड़ दें, रिवर राफ्टिंग नहीं करते। फिर गेम पार्लर, हाँ गेम पार्लर चले जाएंगे, जो बाकी के पैसे बचेंगे उससे गेम, एक दो गेम्स खेल लेंगे, मजा आएगा। कोई जीत गए तो कुछ सेट्स वगैरह, तो और कोई दूसरा गेम खेलेंगे, या फिर कोई प्राइज वाइज लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे पुष्प और पुष्पा ने क्या किया, पुष्प ने क्या किया, उसने देखा इतने सारे ऑप्शंस पड़े हैं मेरे पास करने को, लेकिन पैसे, जो मेरे पास रिसोर्स है वो बहुत कम है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे रैंक किया कि मुझे क्या करना है। पहले मूवीज देखेंगे, अपने पहले एक मूवी देखेंगे, फिर वहां से आके पुष्पा को एक चॉकलेट दिला दूंगा, फिर जो पैसे बचेंगे उससे गेम पार्लर चले जाएंगे। तो यहाँ पे पुष्प ने पूरी प्लानिंग की कि क्या क्या करना है मेरे को, समझे? तो ये इकोनॉमिक्स अप्लाई किया यहाँ पे पुष्प ने। आप भी ऐसे करते हो ना, जब आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपको महीने के स्टार्टिंग में से पापा कुछ पॉकेट मनी दे देते हैं कि ले बेटा 5000 रुपये,
फिर आप सोचते हो क्या क्या करना है मुझे मुझे बुक्स और ख़रीदनी है, क्लासेस के पैसे देने हैं, फिर मुझे रेंट, अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, या फिर छोड़ो उसको छोड़ो, मुझे गेम्स खेलनी है, फिर मुझे मूवीज़ देखनी है, वो उसके पैसे, फिर इतने सारे चीज़ आपके पास होते हैं, लेकिन आप सब कर पाओगे क्या? नहीं कर पाते हो। तो आप क्या करते हो? आप उसमें से सिलेक्ट करते हो कि मुझे करना क्या है। बुक्स तो मेरे को करना ही, बुक्स तो खरीदना ही पड़ेगा, क्लासेस भी जाना ही पड़ेगा, मूवीज चले जाते हैं, गेम्स छोड़ दें, उस टाइम पढ़ाई कर लेंगे, मूवीज चले जाते हैं। अगर इनकेस कुछ पैसे बच गए तो कोई गेम्स का सोचेंगे, और वो नहीं बचते हैं। तो आप क्या करते हो? आप जो स्केर्स रिसोर्सेज है आपके पास, आप उसे अप्लाई करते हो कुछ जगहों में, और रैंक करते हो कि अपने को क्या क्या करना है, क्या क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उससे प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे डाल देते हो। तो ये है इकोनॉमिक्स। आपने भी इकोनॉमिक्स अप्लाई कर लिया, और ये आप तो डेली लाइफ करते हो, रोज आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट है और क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो अपने को रोज करना पड़ता है ना। ऐसे ही पुष्प ने किया और ऐसे ही आप करते हो। तो ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के दो मेन चीज है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, हम लोग को इतने सारी चीजें चाहिए, हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन ये वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, वो स्केर्स है, बहुत कम है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज आर, अभी आपको कुछ नहीं लिखना, आप बस सुनो, एकदम बढ़िया से सुनो। जब भी लिखना होएगा ना, मैं आपको बोल दूंगा कि आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। अभी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? तो हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड है। आप खुद ही सोचो ना, पहले आप जब आप छोटे थे स्कूल में, आपको क्या चाहिए था? साइकिल, बस पापा एक साइकिल दिला दो और कुछ नहीं मांगूंगा, ठीक है? अब ऐसे करते थे। फिर आप थोड़े बड़े हुए, पापा बस एक बाइक दिला दो और कुछ नहीं मांगूंगा। फिर आप थोड़े और बड़े हुए, आपके पास थोड़े पैसे आने लगे, पापा थोड़े से पैसे दे दो, मैं मिला के कार खरीद दूंगा और कुछ नहीं चाहिए। फिर ऐसे ही आपके वांट्स अनलिमिटेड है। ये तो सिर्फ व्हीकल्स के हो गए, और भी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। पापा पहला एक मोबाइल फ़ोन दिला दो, उसके बाद मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। फिर आप अपग्रेड करते हो, ऐसे आप अपग्रेड करके इतने सारे हमारे वांट्स हैं, लेकिन इसको पूरा करने के रिसोर्सेज बहुत स्कैर्स हैं हमारे पास, पैसे लिमिटेड है हमारे पास, या फिर जो गुड्स है वो बहुत लिमिटेड एडिशन में अवेलेबल होते हैं। तो हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे इसको पूरा करने के रिसोर्सेज स्कैर्स हैं हमारे पास। और ये फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स हमारे जो स्कैर्स रिसोर्सेस है ना, जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, वो बताता है कैसे हम उनका सही उपयोग करके जितने मैक्सिमम और इम्पॉर्टेंट हमारे वांट्स हैं, हमारे नीड्स हैं, उनको हम पूरा कर सकें। तो बस यही बताता है इकोनॉमिक्स, और ये इकोनॉमिक्स का मूल है। मतलब जो हम बोलते हैं ना कि बेसिक्स है, ये इकोनॉमिक्स का बेसिक्स है कि ये करता है इकोनॉमिक्स। तो सारे जो हमारे थ्योरम्स बने हुए हैं, इकोनॉमिक्स के थ्योरीज बने हुए हैं, सारे बस इस बेसिस पे बने हुए हैं कि कैसे जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कैसे उनका बेस्ट यूज करें ताकि हमें हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सके। समझे? तो ये तो हमने कुछ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स दिए थे, पुष्प और पुष्पा के, और फिर हमारे और आपके। अब हम और एक बंदे के एग्जाम्पल दें। तो ये बंदे हैं पतंजलि वाले, पतंजलि का लेते हैं। तो आपको पता है, आप जानते हो ना, वो पतंजलि का एडवर्टाइजमेंट इतने सारे जगहों पे आता है, टीवी पे, वो आस्था चैनल आप जब भी खोल लो, उसमें सिर्फ रामदेव जी का, मतलब वो पतंजलि का एडवर्टाइजमेंट आता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ।
और न्यूज़ चैनल में भी वैसे नीचे पतंजलि पतंजलि पतंजलि, फिर और एक वो ऐड है ना, 2 घूंट जिंदगी के, तो बहुत सारे ऐड बनाते हैं पतंजलि वाले। तो अब पतंजलि वाले का, अब बाबा रामदेव जी वाले ना बहुत, चलो ये मुझे पतंजलि से बोला कि हमें 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट करना है, 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट करना है। अब आपको पता है ना पतंजलि के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, बाबा रामदेव जी एक्सपेंशन मोड में हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, जूस हैं, मेडिसिन हैं, कि नूडल्स नूडल्स हैं उनके, चॉकलेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके, एक्सेट्रा। तो रामदेव जी ने बोला कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है, तो उन्हें एडवर्टाइजमेंट भी कौन कौन से मोड में करना था। उन्होंने बोला, ऐसे आंख मार, उन्होंने बोला मुझे में ऐड करना है, मुझे न्यूज़पेपर में ऐड करना है, कि न्यूज़पेपर रेडियो में भी ऐड चलाना है मुझे, और मुझे ऐसे लाइव इवेंट्स भी कराने हैं फिजिकल वाले, मतलब जहाँ पे लोग जमा हुए, मुझे योगा आसन वाले इवेंट भी कराने हैं। उसके बाद में मुझे ऑनलाइन ब्लॉग्स वगैरह में भी प्रमोट कराना है। तो अब इतने सारे जगह, और टीवी में भी इतने सारे चैनल्स हैं, आप समझ लो 1 करोड़, ताकि नंबर बड़ा लगे आपको, मजा आएगा। तो अब इतने सारे जगह है उनके पास एडवर्टाइजमेंट करने के भी, और इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके वांट्स अनलिमिटेड है कि मुझे टीवी में इतने सारे चैनल्स में एडवर्टाइजमेंट करना है, न्यूज़पेपर में मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है, और इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, फिर मुझे रेडियो में भी करना है, रेडियो के भी इतने सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, मुझे लाइव इवेंट्स करना है, कौन कौन सी सिटीज़ में करूँ, ऑनलाइन ब्लॉग्स में कराना है, तो ब्लॉग वालों को पैसा देना पड़ेगा। अब फिर मैं कौन सा प्रोडक्ट करूँ, लेकिन उनके पास पैसे जो हैं वो अनलिमिटेड थोड़ी हैं, वो तो लिमिटेड है पैसे, कितने पैसे में ही इतना सब एडवर्टाइजमेंट करना है। तो अब वो रैंकिंग करेंगे कि सबसे ज़्यादा अपने को किस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है और कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना है। तो वो बोलेंगे जूस वाला एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट है, जूस को 1 नंबर पे रखो, मेडिसिन को 2 नंबर पे रखो, नूडल्स नहीं 4 नंबर पे रखो, चॉकलेट्स 3 नंबर पे रखो। फिर वो देखेंगे कि अपने को कहाँ पे करना है। अब टीवी के इतने सारे चैनल्स ऑप्शन अवेलेबल है उनके पास, आस्था में करें, फिर या न्यूज़ एनडीटीवी में करें, आज तक में करें, या और भी इतने सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, उसमें वो रैंकिंग करेंगे। चलो आस्था को तो पूरा ही खरीद लेते हैं, दिन भर उसी में एडवर्टाइजमेंट अपना रन करते रहेंगे। आज तक में सिर्फ बैनर्स लगा देते हैं, एनडीटीवी में भी बैनर्स लगा देते हैं, फिर ऐसे ऐसे अब वो रैंक करते हैं, क्योंकि हमारे पास मीन्स लिमिटेड है, जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, पैसे जो हैं इनके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए वो लिमिटेड है, सब कुछ नहीं लगा सकते हैं, पूरा कंपनी का जितना पैसा है वो भी अगर लगा देंगे तो भी लिमिटेड है। लेकिन उनके जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, उनको हर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हर जगह करना है, तो वांट्स तो अनलिमिटेड है ना, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो यहाँ पे पतंजलि बाबा रामदेव जी को भी इकोनॉमिक्स अप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी योगा करें, चाहे योगा में कितने भी पारंगत हैं, लेकिन उनको इकोनॉमिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि अब बात आ जाती है पतंजलि की, क्योंकि उनके जो वांट्स हैं अनलिमिटेड हैं। बाबा क्या बोलते हैं कि मुझे तो बस एक छोटी सी जगह चाहिए, बस उतना ही। लेकिन पतंजलि के तो वांट्स अनलिमिटेड है, उन्हें हर प्रोडक्ट हर जगह एडवर्टाइज करना है, तो ये तो वांट्स उनके अनलिमिटेड है ना, लेकिन रिसोर्सेज उनके पास स्केर्स हैं।
तो उनको इकोनॉमिक्स अप्लाई करना पड़ेगा कि कैसे जो हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं उनसे हम हर जगह एडवर्टाइजमेंट कर सकें, समझे। तो कैसे हमने बाबा रामदेव जी को भी इकोनॉमिक्स का ज्ञान दे डाला कि क्यों उनको भी इकोनॉमिक्स चाहिए, चाहे आप कितने भी अच्छे हो योगा में, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना ही चाहिए। इकोनॉमिक्स नहीं तो आपका योगा भी नहीं है कहीं। कामदेव तब से वो इकोनॉमिक्स से बहुत बड़े फैन हो गए, सच में। हाँ, आप उनको पूछना, वो बोले मैं इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, योगा के बाद में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए वो इकोनॉमिक्स। तो हमने दो एग्जाम्पल्स देख लिए अभी तक। पहला एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, बोलो क्या। पहला एग्जाम्पल हमने देखा था ना, रूपा और रूपेश का। रूपे नहीं, सॉरी, नाम कुछ गलत ले लिया, सॉरी। पुष्प और पुष्पादेव, हाँ वही वही। पुष्प और पुष्पा का एग्जाम्पल हमने लिया था। 1000 रुपए दिए थे पुष्प के पापा ने उसे, और पुष्प को बेचारे को सोचना पड़ा कि पुष्पा के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल देखा था बाबा रामदेव, पतंजलि का। कुछ पैसे थे उनके पास और एडवर्टाइजमेंट हर प्रोडक्ट का हर जगह करना था। कैसे करते वो, इतना मेहनत उनको करना पड़ा कि योगा के बाद सारा फोकस इकोनॉमिक्स पे, कि कहां कहां कौन सा प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना है, उसके लिए कितना सोचना पड़ा उनको। अब थर्ड एग्जाम्पल हमारा, सर अब इतने सारे एग्जाम्पल्स ताकि आप जानो इकोनॉमिक्स का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। आप सुनो बस आराम से, मजा आएगा आपको कि इकोनॉमिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और हर जगह इकोनॉमिक्स काम आ रहा है आपका, समझे। थर्ड एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई तो आप ऐसे गैस जज मत करना मेरे को, वाटर बॉडीज है, अब जज बिल्कुल नहीं करना मेरे को, समझे। अब बिल्कुल जज मत करिएगा मेरे को, बहुत खराब है मेरी ड्राइंग। तो ये अर्थ है अपनी और ये अपना इंडिया। समझ में आ रहा है ना आपको इंडिया, नहीं तो नहीं नीचे देख लो, ठीक है। तो ये अपना इंडिया है। अब इंडियन गवर्नमेंट के पास, अब इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया को आगे बढ़ाना है। मोदी जी का सपना है कि इंडिया सुपर पावर बने, इंडिया बहुत आगे जाए। तो अब उसके लिए उनके क्या क्या, उनके वांट्स क्या क्या है, के वांट्स हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाए। आप बोलो ना, रोड्स बन जाए, बोलो ना, रोड्स बन जाए, अच्छे ब्रिजेस अच्छे बन जाए, हर जगह मतलब टॉयलेट्स अच्छे बने, और भी जो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स हैं वो पूरी हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, वो हर जगह हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाए। और क्या उनके वांट्स हैं, हम क्लीनर कंट्री बने, हमारे वाटर बॉडीज क्लीन हो। और क्या चाहिए मोदी जी को, कि सब एम्प्लॉयड हों,
क्राइम रेट लोवेस्ट हो। तो ऐसे इतने सारी चीज उनको चाहिए ताकि इंडिया सुपर पावर बन पाए। तो उनके मतलब एक कंट्री के वांट्स भी अनलिमिटेड है, हमें इतनी सारी चीजें चाहिए ताकि हम एक सुपर पावर बन पाए। लेकिन मोदी जी के पास पैसे कहां से आ रहे हैं? एक इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आ रहे हैं? टैक्सेस में जीएसटी, कस्टम्स, ये सारे टैक्सेस आप पढ़ोगे आगे चल के, इनकम टैक्स, अदर्स। तो ये जो पैसे हैं ना वो भी बहुत लिमिटेड आते हैं उनके पास। ये पैसे लिमिटेड हैं, लेकिन वांट्स हमारे जो है वो अनलिमिटेड हैं। ये सब कैसे बनाएंगे वो मोदी जी? रोड्स ब्रिजेस कैसे बनाएंगे? पैसा आएगा तभी तो कंपनीज को बोलेंगे कि तुम गवर्नमेंट के बदले रोड्स बना डालो, ब्रिजेस बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी हर घर इलेक्ट्रिक कनेक्शन पहुंचाओ, वाटर पाइप्स लगाओ ताकि हर घर पानी पहुंच सके, वो भी टैप वाला, ताकि लोगों को इतना ट्रैवल नहीं करना पड़े। लेकिन ये सब करेंगे कैसे? उनको पैसे चाहिए ना उसके लिए। अब वो पैसे कहां से आएंगे? टैक्सेस से, जो हम और आप भरते हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम्स, ये सब जो टैक्सेस हैं उससे ये देश और डेवलप हो सकता है, ये पैसे उससे आएंगे। लेकिन अब ये जो टैक्सेस आ रहे हैं वो लिमिटेड है बहुत, लेकिन हमारे वांट्स अनलिमिटेड है। कंट्री को बस आगे बढ़ाए जाना है, बढ़ाए जाना है, एकदम आगे बढ़ाए चलते रहना है। तो ये मैच नहीं होता। तो अब मोदी जी को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि पहले अपने को क्या चाहिए। इसमें और एक मैंने चीज क्या, हेल्थ केयर। तो अब मोदी जी को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें पहले क्या चाहिए। पहले हेल्थ केयर चाहिए अपने को, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, फिर क्राइम रेट, फिर एम्प्लॉयमेंट। तो अब उनको पहले जो पैसे आएंगे मेजॉरिटी उनको इसी अकॉर्डिंग एलोकेट करने पड़ेंगे कि प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग वो पैसे एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स काम आता है उनके, कि वो पहले देखते हैं रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, लेकिन इनको पूरा जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो अनलिमिटेड है। तो यहाँ से प्रायोरिटी बेसिस में कि हमारे मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो जाए, जो मेजॉरिटी लोगों को चाहिए वो सेटिस्फाई हो जाए, मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो जाए, और हम रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर पाए। अगर 1000 रुपये आ रहे हैं हमारे पास, तो 1000 रुपये का सबसे बेस्ट यूज कहाँ पे होगा? तो ये बताता है हमें इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि वो बता सकें कि जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं उनका बेस्ट यूज क्या हो सकता है जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास होते हैं। तो इकोनॉमिक्स हर लेवल पे काम आ रहा है। अब देख रहे हो, आपके डेली लाइफ में काम आ रहा है, और कंट्री के डेवलपमेंट में भी काम आ रहा है, और एक बहुत बड़े कंपनी पतंजलि, उनमें भी काम आ रहा है। हर एक एक जन को इकोनॉमिक्स चाहिए होता है। आप जब एक छोटा सा डिसीजन भी लेते हो ना, मेरे पास 1000 रुपये, अब मैं 1000 रुपये का सबसे बेस्ट यूज क्या होएगा, आप जब वो सोच लेते हो तो आप इकोनॉमिक्स सोचना स्टार्ट कर लेते हो। तो ये थे हमारे 3 एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया था पुष्प और पुष्पा का, सेकेंड हमने लिया था पतंजलि का, और थर्ड हमने इंडिया गवर्नमेंट का लिया था। अब चलते हैं हम आगे। अभी और एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे, अभी पहले समझेंगे कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? हम अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आ गए हैं अब, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है। कि हम इकोनॉमिक एनालिसिस करें
कि जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हों, ऑप्शन 1 करें या ऑप्शन 2 करें, तो इसमें से बेस्ट डिसीजन क्या है हमारे लिए? इन्वॉल्विंग बेस्ट रिसोर्स। तो ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स? अब चलो वापस एक बार एग्जांपल लेते हैं, वो पतंजलि वाला, बाबा रामदेव जी वाला, ठीक है। अब रामदेव जी के पास, बाबा रामदेव के पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जूस का एडवर्टाइजमेंट करें, चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट करें, नूडल्स का एडवर्टाइजमेंट करें या काय का एडवर्टाइजमेंट करें, तो रामदेव जी के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। उनको हर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है और हर चैनल में करना है। टीवी में करें, रेडियो में करें, न्यूज़पेपर में करें, ऑनलाइन ब्लॉग्स में करें या क्या करें, तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है उनके पास। तो अब वो क्या करेंगे, उनको जानना है बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, तो हम उनको बता दें कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप एनालिसिस करो कि आपने, समझ लो, जूस का एडवर्टाइजमेंट किया, वो भी टीवी में किया, तो आपके सेल 100 करोड़ से बढ़ सकती है। वही अगर आपने नूडल्स का किया में, तो आपकी सेल सिर्फ 30 करोड़ से बढ़ेगी और यहाँ पे आपके प्रॉफिट मार्जिन है 50% और यहाँ पे आपके प्रॉफिट मार्जिन है 30%। तो आपके बेनिफिट 6 करोड़ होते हैं और यहाँ पे 50 करोड़। तो बेस्ट आपके लिए क्या होगा, जूस का एडवर्टाइजमेंट करो ना। आपके पास दो ऑप्शन थे कि जूस का एडवर्टाइजमेंट टीवी में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं जूस का एडवर्टाइजमेंट करूं या फिर मैं नूडल्स का एडवर्टाइजमेंट करूं। तो उन्होंने चेक किया कि जूस से इतना प्रॉफिट आता है 50 करोड़ और इससे मैं करूं तो 6 करोड़। तो बेस्ट डिसीजन क्या है ना, कि मैं जूस का एडवर्टाइजमेंट करूं, इन्वॉल्विंग बेस्ट यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, कि दोनों में एडवर्टाइजमेंट के पैसे उतने ही लगने वाले हैं। तो बेस्ट क्या है मेरे लिए कि मैं जूस का एडवर्टाइजमेंट करूं। तो ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि मैं इकोनॉमिक एनालिसिस करूं कि ऑप्शन 1 बढ़िया है मेरे लिए, ऑप्शन 2 बढ़िया है, उसमें से जो बेस्ट है मेरे लिए, जो मेरे पैसों का या रिसोर्सेज का बेस्ट यूज है, वो करूं मैं। ठीक है, तो ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अब हम जान गए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जानने के बाद में अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो हमने डिसाइड किया था, हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक्स हर जगह काम आता है। पुष्प और पुष्पा के लाइफ में काम आ रहा है, पतंजलि उनके काम आ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के काम आ रहा है, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में काम आ रहा है। हर गवर्नमेंट को ऐसे सोचना पड़ता है कि हमारे पास वॉन्ट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज बहुत स्कैर्स हैं, तो क्या करें अपने। तो ऐसे हर कंपनी को और हर कंट्री को सोचना पड़ता है और हर इंडिविजुअल को सोचना पड़ता है। आप भी ऐसे सोचते हो, जब आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आप भी सोचते हो ना, क्या करें क्या नहीं करें, क्या क्या बात के लिए टाल दें, सोचते हो ना आप। तो अब इसी बेसिस में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको कुछ नहीं लिखना है, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है, आप बस सुनो मजे से और फिर एक बार घर जाके आप क्या करना, एक बार ये बुक रीड कर लेना। ठीक है, आज हमने जितना डिस्कस किया आप एक बार बस जाके रीड कर लेना, तो ये क्या होगा, सारे एग्जाम्पल्स आपके मन में बैठ जाएंगे।
फिर आप जब भी वो बुक खोल के वो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, आप साइड में क्या करना, वो कॉन्सेप्ट के साइड में एक बार पेंसिल से लिख लेना बस वो एग्जाम्पल्स का नाम। तो आप जब भी आप बुक खोल के पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको सारे एग्जाम्पल सेट कर जाएंगे, और हम तो रोज क्लास में रिवाइज करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आपके मन में ऐसे बैठ जाएगा इकोनॉमिक्स, आपको दिखने लगेगा कि कहाँ आप इकोनॉमिक्स इजीली यूज कर रहे हैं और कैसे वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में ब्लेंड होते जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सुनते उससे पहले वो मैं पूछ रहा था, आप जानते हो क्या एवेंजर्स, आप एवेंजर्स देखते हो क्या मूवी? मुझे उसमें एक चीज ये समझ में नहीं आता है कि वो लोग सिर्फ हमेशा यूएस में ही अटैक हो रहा होता है, या फिर जब अर्थ भी खत्म हो रही थी सिर्फ यूएस ही खत्म हो रहा होता है। तो वो कैसे होता है? वो पूरा उसमें हम इंडिया अर्थ में नहीं आते हैं क्या? या और इतने सारे कंट्रीज हैं वो अर्थ में नहीं आती है क्या? वो हमेशा सिर्फ यूएस में ही लड़ रहे होते हैं, सब कुछ यूएस में ही हो रहा होता है, तो इंडिया आती नहीं है क्या उसमें? वो लोग ने तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना एवेंजर्स, लेकिन वो हमेशा यूएसए में लड़ते रहते हैं। आप देखो ना, पूरा पूरा अर्थ अवेलेबल है उनके लिए, पूरा अर्थ अवेलेबल है, लेकिन क्या करते हैं वो हमेशा सिर्फ यूएसए वगैरह में लड़ते रहते हैं, सिर्फ यूएसए वगैरह में लड़ते रहते हैं। पता नहीं क्यों, मेरे को नहीं समझ में आया, बस इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। मैंने देखा एवेंजर्स, एवेंजर्स एंड गेम की, वो और एक होता है ना जिसमें वो आयरन मैन मर जाता है, तब से अर्थ पे बहुत खराब खराब हो रहा है। जब से आयरन मैन मर गए तब से कुछ अर्थ पे अच्छा नहीं हो रहा है। और एक आपको पूछा, ये तो मेरे को समझ में नहीं है, सिर्फ यूएसए से ये लोग आगे बढ़ते ही नहीं है कभी, सिर्फ यूएसए में ही लड़ रहे हैं, सिर्फ यूएसए को बचा रहे हैं और बोल रहे हैं हम पूरे अर्थ को बचा रहे हैं। उसका काय का ये लोग कितने खुश हो जाते हैं पता नहीं मेरे को। तो ये लोग सिर्फ यूएसए में करते हैं। अब और एक में पता भगवान के बारे में, गॉड, कोई भी भगवान, गॉड मैन, नहीं भगवान तो एक अलग लेवल में है ना, गॉड मैन क्या बोलेंगे, गॉड फादर। तो अब भगवान वो तो पूरे अर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो वो जब बचाते हैं पूरे अर्थ को बचाते हैं। जब शिव जी ने जो विष का प्याला पिया था, वो सिर्फ इंडिया को बचाने के लिए थोड़ी पिया था, उन्होंने तो पूरा अर्थ को बचाने के लिए पिया था, है ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं, वो पूरे अर्थ लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, पूरे अर्थ लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं भगवान। लेकिन ये एवेंजर्स वाले क्या कर रहे हैं आपको पता है, सिर्फ यूएसए लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे शक्तिमान आप देखते थे क्या, वो जो शक्तिमान फेवरेट था मेरा तो। अब शक्तिमान क्या है, वो सिर्फ इंडिया लेवल पे ऑपरेट कर रहा है बंदा, सिर्फ इंडिया लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं शक्तिमान बंदा, है ना। देखिए हो क्या आप शक्तिमान, वो एक होता है आदमी, वो ऐसे चश्मा पहन रखता होता है, वो जैसे चश्मा खोलता है और ऐसे वो अंगुली करके घूमता है, शक्तिमान बन जाता है। फेवरेट था मेरा तो, मेरा भी फेवरेट था, आपका भी होगा, क्या आप देखे नहीं होंगे। तो गॉड क्या है, अर्थ लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं भगवान जी, लेकिन एवेंजर्स, शक्तिमान, एवेंजर्स सिर्फ यूएसए लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, शक्तिमान सिर्फ इंडिया लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो गॉड को हम बोलते हैं मैक्रो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, मैक्रो, और ये लोग को हम बोलते हैं माइक्रो। सर अब कहां का बात कहां लेके जाए, अब सुनो तो सही, गॉड पूरे मैक्रो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, पूरे अर्थ लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं,
मतलब एक बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये एवेंजर्स वाले, शक्तिमान वाला, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ माइक्रो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स काम करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी के लिए काम करता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट्स के लिए काम करता है। समझे आप? इसलिए मैं बता रहा था आपको, इसलिए मैंने आपके साथ वो एवेंजर्स वाला बात डिस्कस किया। एवेंजर्स आप देखते हो क्या, सच में बताओ? नहीं तो आप शक्तिमान का नाम तो सुने हुए होगे ना? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप, शक्तिमान का नाम नहीं सुने हुए हो? सच में? मैं इतना बड़ा थोड़ी हो गया हूँ। आप सुने होगे शक्तिमान का नाम, आप ऐसे मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि मैक्रो और माइक्रो क्या होता है, मैक्रो किस लेवल तक, किस लेवल का होता है, और माइक्रो किस लेवल का होता है। आप सोचो ना, कंपैरिजन भगवान और एवेंजर्स के बीच में कंपैरिजन। एवेंजर्स सिर्फ यूएसए में काम कर रहे हैं, भगवान पूरे अर्थ पे काम कर रहे हैं। कितने सारे बने हुए होंगे एवेंजर्स जैसे, एवेंजर्स हो गए, शक्तिमान हो गए, इतने सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं इंडिविजुअल पार्ट्स में। तो ये लोग तो ऑर्डर्स गॉड से लेते होंगे ना डायरेक्टली, गॉड फादर से डायरेक्ट ऑर्डर्स लेते होंगे। तो अब मैक्रो और माइक्रो में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो पहला पॉइंट ये आप लिख लो, ये हम लिखते लिखते डिस्कस कर लेंगे साथ में। स्टडी ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक और द इकोनॉमी एज अ होल rather than its individual parts. इंडिविजुअल पार्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है, पूरे इकोनॉमी को हम पढ़ रहे हैं, ना कि सिर्फ इंडिया, सिर्फ यूएसए, ऐसे नहीं। भगवान जी क्या, ये इंडिया वाला है, इसको स्पेशल स्टेटस दो, इसको बजाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूएसए वाला है, इसको थोड़ा सेकंड रैंक में डाल दो। चाइना वाला है, इसको तो लास्ट में डालो, इसको बचाने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे नहीं करते ना भगवान जी, उनके लिए तो सब इक्वल है। तो वो पूरे इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं। और यहाँ पे एवेंजर्स वाले क्या कर रहे हैं, पूरे सिर्फ यूएसए को पढ़ रहे हैं, या शक्तिमान सिर्फ इंडिया को पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना। लेकिन भगवान जी के पास पूरा अर्थ है, तो ऑफ द होल। और माइक्रो में सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट्स पढ़ रहे हैं वो लोग ना। स्टडी ऑफ बिहेवियर डिफरेंट and organization within an economic system. यहाँ पे माइक्रो में इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम में सिर्फ उतने को पढ़ रहे हैं। जैसे सिर्फ इंडिया के लोगों को बचाने का काम शक्तिमान के पास है, हर जगह के लोगों को बचाने का काम शक्तिमान के पास नहीं है। तो शक्तिमान माइक्रो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं और गॉड मैक्रो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। मैक्रो में नेक्स्ट पॉइंट, अब ये देखो, आपको ऐसे में लिखा रहा हूं ना, तो आप जब अपने हाथ से कुछ लिख लेते हो ना, तो वो आपको और ज्यादा समय तक याद रहता है। तो आप जब भी चेक करना ना कोई भी बुक हो जिसमें वो बता रहा हो कि कैसे आपकी मेमोरी स्किल्स को और शार्पन करना है, तो वो बोलेगा कि उसमें आप लिख के याद करो।
आप एक बार कोई चीज़ खुद के हाथों से लिख लेते हो ना, और वो आपका आईज से उसका इम्प्रेशन आपके दिमाग में चले जाता है, तो वो बहुत लंबे समय तक तो वो बहुत लंबे समय तक आपके मन में रह जाता है। तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लिख के याद करो कोई टॉपिक को। इसलिए मैंने बुक में बहुत सारी जगह ऐसे खाली छोड़ के रखी है, ताकि हम क्लास में थोड़ा बहुत लिखते रहेंगे ना, तो आपका ध्यान पहले भटकेगा नहीं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तुरंत थोड़ा सा कुछ होता है, आपका ध्यान भटक जाता है। तो हम क्लास में पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे अटेंटिव रहें। तो इसके लिए मैंने खाली बुक छोड़ के रखी है कहीं कहीं जगह। तो आपको वो फिल इन करनी है मेरे साथ। प्लस आप जब रिवाइज कर रहे होगे, आपको याद रहेगा कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा था। नहीं तो ऐसा कितने बार हो जाता है आपके साथ, या मेरे साथ भी हो जाता है कि मुझे लगता है कि यार ये टॉपिक तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, जबकि एक्चुअली में वो टॉपिक पढ़ा हुआ होता है। तो फिर वापस जब जाके नोट्स कभी खोल के देखते हैं, या फिर और कोई से पूछते हैं, तो बताते हैं अरे ये तो पढ़ा हुआ है। तो आप उससे बच जाओ, ताकि आपको सच में याद हो कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो इसके लिए हम साथ में कुछ कुछ नोट्स बनाते रहेंगे, और इससे आपका अटेंशन भी रहेगा, आपको याद भी होते रहेगा, और आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आते रहेंगे। आप जब लिखोगे ना, अगर कहीं पे भी आपको थोड़ी सी भी शंका होगी, आप वहाँ पे रुक जाओगे, ये आपका पेन थोड़ा सा से हिचकिचाएगा, या आपकी हैंडराइटिंग वैरी करने लगेगी। आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स जानते हो, होते हैं बहुत सारे जन ऐसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे यही चेक करते हैं कि अगर आप कोई सिग्नेचर फेक करते हो ना, तब आपका मन अंदर से ऐसे थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो हल्का सा आप कुछ एक लाइन आप ऐसे थोड़ी सी ऊपर कर दोगे, या फिर ऐसे लाइन थोड़ी सी ऊपर कर दोगे जब ज़रूरत नहीं थी, या फिर ऐसे आप जब ऐसे कर्व करनी होगी आपने वो वी शेप बना दिया। तो ऐसे बहुत बार हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए आप लिख के साथ में प्रैक्टिस करो मेरे, ठीक है, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मैक्रो में लिखेंगे। दिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। दिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल इफेक्ट। आपको अपने राइटिंग स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपको एग्जाम्स में भी जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा और जल्दी जल्दी लिखना भी पड़ेगा। जैसे जो सब्जेक्ट्स अकाउंट्स और लॉ आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको राइटिंग स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जैसे मैथ्स और इकोनॉमिक्स में आपको बहुत जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल इफेक्ट of the innumerable decisions made by millions राइटिंग अच्छी होनी चाहिए of different consumers and producers अब वो समझ गए ना। अब मैं और वो गॉड और एवेंजर शक्तिमान वाले एग्जांपल्स और कंटिन्यू नहीं करूँ ना, क्योंकि अब मेरे को और थोड़ा डीप घुसना पड़ेगा। आप समझ गए ना वो लेवल क्या होता है, बस वो लेवल समझाना था कि मैक्रो लेवल क्या होता है और माइक्रो लेवल क्या होता है। आप समझ गए। तो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कि आपको वही एग्जाम्पल मैं समझा दे रहा हूँ, फिर और एक एग्जाम्पल लेके और सारी चीज़ समझ आएंगे जैसे आप बोलोगे। ठीक है, क्या करता हूँ, वो ये टॉपिक पूरा उस एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, फिर वापस और एक एग्जाम्पल ले लेंगे जिससे पूरा सम अप हो जाएगा। ठीक है, तो अब शक्तिमान इंडियन लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, एवेंजर्स यूएसए लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, यूएसए एवेंजर्स ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया लेवल पे ऑपरेट कर रहा है।
ज़्यादा ही हाइपोथेटिकल हो गया ना एग्जाम्पल। ठीक है, मज़ा आएगा जो भी। तो मैंने सोचा कि आप ऐसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया हमने। तो अब गॉड सिंस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये जो डिसीजंस ले रहे हैं यहाँ पे एवेंजर्स और शक्तिमान, यहाँ पे जो डिसीजन ले रहे हैं वो सब मिल के गॉड को अफेक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ऐसे बहुत सारी जगह, ऐसे बहुत सारे डिसीजंस मिल के वो कर रहे हैं गॉड को, और उससे एक ओवरऑल जो इन्वायरमेंट बन रहा है, तो वही तो बन रहा है ना वर्ल्ड का इन्वायरमेंट। तो देख लो ना, दिस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द इन्यूमरेबल डिसीजंस मेड बाय मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। वो हम और एग्जाम्पल में और अच्छे समझेंगे, लेकिन इसमें आप समझे क्या, यूएसए में एवेंजर्स कुछ डिसीजंस ले रहे हैं कि यहाँ पे इसको अटैक करते हैं, इसको मारते हैं, इसको अरेस्ट करते हैं, और इंडिया में शक्तिमान ऐसे ही कुछ डिसीजन ले रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे, पाकिस्तान में और कोई अलग आदमी है वो ऐसे कर रहा है, श्रीलंका में और कुछ अलग आदमी है वो कर रहा है, चाइना में और ही कोई है। तो ऐसे कर करके उनको, चाइना में तो वो फेस भी नहीं पहचान पा रहे हैं कौन है वो, मतलब ब्लेंड ही हो गया है। जैसे ये लोगों को तो फेस छुपाना पड़ता है, स्पाइडरमैन को फेस छुपाना पड़ता है, उनको कोई फेस वेस छुपाना नहीं पड़ रहा है, वो बिना मास्क घूम रहे हैं क्योंकि फेस सबका सेम है। तो वापस एक बार पढ़ते हैं। दिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट, मतलब मैक्रो एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल इफेक्ट, मतलब सारे जो इन्यूमरेबल डिसीजंस यहाँ पे एवेंजर्स ले रहा है, शक्तिमान ले रहा है, ऐसे बहुत सारे डिसीजन जो मिलके पूरे वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बस इतना ही बोल रहा था ये। अब यहाँ पे माइक्रो में लिखते हैं अपने, हाउ द इंडिविजुअल यूनिट्स make decisions as to how to effectively, as to how to effective allocate their scarce resources। यहाँ पे वो लोग इंडिविजुअल यूनिट्स डिसाइड करते हैं कि क्या, कैसे अपने जो स्केर्स रिसोर्सेस हैं उनको अच्छे से एलोकेट करें। अब समझ लो ना, एवेंजर्स में उस दिन सिर्फ थॉर आया था और थॉर के पास अपना हैमर था, आयरन मैन नहीं था, उस दिन छुट्टी पे था, या वो अपने, तो थॉर के पास उसका हैमर था। और तो अब उस दिन बहुत सारे ये हो गए, कोई मतलब विलन 1 आया, विलन 2 आया, विलन 3 आया। तो अब एवेंजर्स क्या करेगा, वो सोचेगा, रैंक करेगा कि विलन 1 ज़्यादा मतलब अफेक्ट नहीं करेगा, तो रैंक 3 में रखते हैं। और ये विलन 2 है, ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं, तो रैंक 1 पे रखते हैं। विलन 3 है, ये सेकंड लेवल पे है। तो पहले थॉर को भेजा जाएगा विलन 1 से, क्या फिर इससे निपटना, फिर इससे निपटना। तो इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब एवेंजर्स क्या कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है हाउ टू इफेक्टिवली एलोकेट देयर स्केर्स रिसोर्सेज, कि कैसे इफेक्टिवली एलोकेट करें अपने स्केर्स रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं। अब मैक्रो में थर्ड पॉइंट आप लिख लो कि इसमें क्या क्या काम आता है मैक्रो में, ये लिख लो, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल जब करेंगे ना, अभी करेंगे उसमें आ जाएगा। नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, करेंगे, मैं समझाऊंगा आपको। जीडीपी, इन्फ्लेशन, जीडीपी यहीं पे कवर हो गया। आप छोड़ो, अब लिख लो एक बार, या कट कर दो ना, ये ऑलरेडी इसमें कवर हो गया फर्स्ट वाला। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी,
ओवरऑल लेवल्स ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे माइक्रो लेवल पे क्या क्या काम आता है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखें अपने, प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखें अपने, फिर कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, फिर इंडस्ट्री को कहाँ लगाएं, कौन से लोगों को टारगेट करना है, क्लास क्लास या फिर क्लास, फैक्टर्स का प्राइसिंग कितना के अंदर रखना चाहिए ताकि अपने का अपना मार्जिन सब हाईएस्ट, मतलब लेबर को कितनी सैलरी देनी है, वो सब चीज़। क्या लिख लो एक बार बस, जल्दी से अभी कोई लिख लो, फिर और एक एग्जाम्पल, बड़े वाला एग्जाम्पल है प्राइसिंग का, क्या रही CING, जल्दी से लिख लो अब एक बार, फटाक से जल्दी से लिख लो जल्दी से, फिर और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखा क्या आपने, लिखा क्या आपने, चलो तो ठीक है। अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हम समझ रहे थे पहले कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो सर इकोनॉमिक्स ये होता है कि हमारे वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन हमारे रिसोर्सेज बहुत स्केर्स हैं। तो हमें कोशिश ऐसी करनी होती है कि जो भी स्केर्स रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका बेस्ट यूज कैसे करना है। तो ये बेस्ट यूज कैसे करना है वो हमें इकोनॉमिक्स बता देता है। समझ गए हम लोग सर इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो समझ गए हम। अब सर हमने नेक्स्ट टॉपिक ये किया कि इकोनॉमिक्स के जो दो पार्ट है हमने वो जाने कि इकोनॉमिक्स कौन कौन से लेवल पे काम आता है। तो मैंने बोला था हर लेवल पे काम आता है, तो वो कौन से हर लेवल हैं, तो उनको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है गॉड फादर लेवल, वो है मैक्रो लेवल, और एक है एवेंजर्स या शक्तिमान लेवल, वो है माइक्रो लेवल। तो हम अभी कर रहे थे कि मैक्रो लेवल कैसे माइक्रो लेवल से डिफरेंट है। तो हमने जाना कि मैक्रो लेवल कंसिस्ट किससे हो रहे हैं, जो इन्यूमरेबल डिसीजन, जो बहुत सारे डिसीजंस माइक्रो लेवल पे लिए जा रहे हैं उनका एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन मैक्रो लेवल होता है। और फिर मैक्रो लेवल के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और फिर उनके इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो हमने बस एग्जाम्पल लिखे हैं, वो हम जानेंगे ओवर द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ आर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम और एक छोटू सा एग्जाम्पल लेते हैं, ले लेते हैं। तो वापस चलिए बाबा का लेते हैं। आप क्या बोल रहे हो वापस में। तो आप थोड़ा नीचे चलते हैं।
चलो और एक अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो वापस हम एग्जाम्पल पतंजलि हो गया, ठीक है, अब एडजस्ट कर लो। नींद आ रही है तो वापस पतंजलि का ही ले रहे हैं। वो ड्राइंग पे मत जाना, बहुत खराब ड्राइंग है, मैं समझ सक रहा हूँ। तो बहुत सारे डिविजन्स हैं, वो ड्राइंग मैंने हटा दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही खराब थे। तो पतंजलि ने क्या किया, बहुत सारे डिविजन्स बना दिया। जैसे आपको पता है क्या, पतंजलि ने अब ऐसे एक बनाया है कि एफएमसीजी, इसमें सिर्फ खाने के सामान मिलेंगे। एक बना दिया उन्होंने मेडिसिन का, एक में बना सोलर एनर्जी और का, वो है इनमें सोलर मतलब सोलर पैनल्स और बैटरीज जिसे बेचते हैं वो। उसके बाद में और एक उन्होंने बना दिया क्लोथ्स का। तो ऐसे उन्होंने अलग अलग डिविजन्स बना दिए। ये पतंजलि, सारे पतंजलि के हैं। एफएमसीजी में उन्हें खाना मिलता है, मेडिसिन वाले में मेडिसिन मिलता है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, और ये सोलर वाले में उन्होंने सोलर पैनल्स, बैटरीज और वो सब बेचना चालू कर दिया, और क्लोथ्स वाले में पतंजलि के कपड़े बनाना चालू कर दिए। तो रामदेव पतंजलि ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, है ना, भारत में। उनके प्रोडक्ट्स हम देखना, लिखा होगा भारत, मेड मेड इन भारत या और भारत। तो ऐसे भारत, इंडिया में इतने सारे कंपनीज हैं, मतलब हजारों कंपनीज होंगे। TCS, रिलायंस, नामी, पतंजलि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हजारों कंपनीज होंगे। ये पतंजलि का, ठीक है, हमने यहाँ पे देख रहे हैं हम पतंजलि और ये इंडिया। तो पतंजलि क्या लेवल होगा, मैक्रो या माइक्रो, आप बताओ। माइक्रो होएगा ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट, और इंडिया, इंडिया का ओवरऑल इन्वायरमेंट पे होगा, ठीक है, समझे, अब बात बराबर है। तो अब हम पहले पॉइंट पे जाते हैं। पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, मैक्रो में क्या था कि हम पूरे इकोनॉमी एज अ होल पढ़ने वाले हैं। तो जब हम पूरे इंडिया के इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे हम मैक्रो बोलते हैं। और माइक्रो में क्या था, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। तो हम जब एक पर्टिकुलर ये या फिर ये या फिर ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं, तो वो माइक्रो इन्वायरमेंट में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैक्रो में हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देख रहे थे, मिलियंस ऑफ, मतलब इन सब कंपनी के वो मिला के ओवरऑल इंडिया के इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। समझो ना, रिलायंस ने कुछ किया, वो इंडिया के इकोनॉमी को कुछ अफेक्ट करेगा, एकदम हल्का सा भी अफेक्ट कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है ना। ऐसे इतने सारे कंपनीज मिलके इंडिया के इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं। अब माइक्रो में क्या लिखा हुआ है, हाउ द इंडिविजुअल यूनिट्स मेक डिसीजन आज टू हाउ टू इफेक्टिवली एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेज। अब समझ लेना आप, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अब पतंजलि के पास
1000 करोड़ रुपए हैं। कौन से मैं मैन्युफैक्चर करने के लिए किसमें कितना यूज करूं, एफएमसीजी में कितना लगाऊं, मेडिसिन में कितना लगाऊं, सोलर वाले में कितना लगाऊं, क्लोथ्स में कितना लगाऊं, उसमें वो अपना मार्जिन प्रॉफिट देखता है, कितना खर्चा कर सकता हूं मैं, कितना रिटर्न्स मिलेगा, ये सब सोच के वो अकॉर्डिंगली पैसे लगाता है। तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस। अब मैक्रो में हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स जाने थे कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है पूरे कंट्री में, ओवरऑल इन्फ्लेशन क्या है इस कंट्री का, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी क्या है, मतलब एक डॉलर के बदले कितना या फिर एक के बदले कितने रुपीस मिल रहे हैं हमें। उसके बाद में ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में कितना चल रहा है। जैसे आपको पता है क्या, अगर हम सेव नहीं करते हैं या हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये कंट्री ग्रो करना बंद कर जाता है। क्योंकि आप जब सेव करते हो, आप बैंक्स में एटलीस्ट पैसा रखते हो, तो जब आप सेव करके वो पैसे बैंक में रखते हो, वो पैसे बैंक्स लोन दे देती है लोगों को, कंपनीज को, ताकि कंपनीज एक्सपैंड कर सकें। तो वो बहुत काम आता है हमारे कंट्री के एक्सपेंशन में। जब एक बिजनेस एक्सपैंड होएगा तब एक कंट्री एक्सपैंड होती है, तो सेविंग्स बहुत काम आती है। तो ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट काम आता है हमारे। अब माइक्रो लेवल में हम क्या देख रहे थे कि एफएमसीजी में अब पतंजलि को डिसाइड करना पड़ेगा, एफएमसीजी में हम जूस का प्राइसेस क्या रखें। 10 रुपये रखते हैं तो टाटा ग्लूको भी 10 रुपये में मिल जाती है, तो हम एटलीस्ट कंपटीशन में आ सकते हैं। हम 20 रुपये रखते हैं तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, तो हमें 10 रुपये रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए उन्हें सोचना पड़ता है कि 10 रुपये में कैसे प्रोडक्ट बनाएं, कैसी पैकेजिंग करें, कितना एडवर्टाइजिंग करें, कहाँ कहाँ एडवर्टाइजिंग करें, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री कि हम लोकेट कहाँ करें। आप समझ लीजिए पतंजलि का मेजर मार्केट नॉर्दर्न साइड में, अब उन्होंने फैक्ट्री जाके लगा दी साउदर्न इंडिया में, तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा, एक तो साउथ से नॉर्थ लेके जाओ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का इशू होएगा। समझ लीजिए साउथ में कुछ फ्लड्स वगैरह आ गए, या फिर कोई ऐसा रीजन हो गया कि साउथ में अर्थक्वेक आ गया, तो उनकी तो फैक्ट्री बंद पड़ गई, जबकि वहां पे उनको कुछ रिलेटेड ही नहीं था। तो ऐसे अकॉर्डिंगली उनको अपनी इंडस्ट्री का लोकेशन भी सोचना पड़ता है। फिर कौन से लोगों को टारगेट करना है, अब वो सोचते हैं कि हम 5 स्टार लोगों को टारगेट करें, मतलब या फिर एकदम हाई फाई, हम अंबानी को जाके पतंजलि ड्रिंक बेचने वाले हैं, तो 10 रुपये की ड्रिंक वो नहीं पीने वाला है ना, तो आपको मिडिल क्लास या लोअर सेक्शन ऑफ पीपल को टारगेट करना पड़ेगा। तो ये सब सोचना पड़ता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि कैसे हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को टारगेट करें और क्या क्या हमें डिसीजंस लेने हैं। तो मैक्रो लेवल में हम अलग सोच रहे होते हैं, एक पूरे इकोनॉमी एज अ होल के लिए सोच रहे होते हैं, लेकिन माइक्रो में हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे हम पतंजलि के एफएमसीजी के जूस के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आप समझे। तो हमारे सिलेबस में क्या है, हमको इकोनॉमिक्स में सीए फाउंडेशन में अब सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल्ड में समझना है। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल में समझने वाले हैं और एकदम अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करो आपको वो बहुत। तो मैक्रो लेवल पे हमारी सोच रहती है हम एज अ होल इकोनॉमी, एज अ होल हम एक वाइडर पिक्चर देख रहे होते हैं, और माइक्रो लेवल में हम इंडिविजुअल यूनिट्स और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को या ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल पार्ट्स पे फोकस कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है जब हम मैक्रो इन्वायरमेंट या मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रहे हैं या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हैं। तो हमारे सिलेबस में सीए फाउंडेशन में हम पे जोर डाला गया कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ लें अभी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस में है, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि कैसे इंडिविजुअल फैक्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में अफेक्ट कर रहे हैं, कि कैसे हम प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिटरमाइन करें, कैसे हमारे प्रोडक्ट का डिमांड होना चाहिए, कैसे हम रिसोर्सेज को एलोकेट करें। तो हम फर्स्ट जो इस बार करने वाले हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट हम जो करने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और ये कॉन्सेप्ट आपके लाइफ टाइम के लिए बना हुआ है, ताकि आप कुछ भी करो तो ये एक बेसिक काम आता ही आता है। तो हम सबसे पहले सारी कॉन्सेप्ट एक बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, वो है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद में हम अकॉर्डिंगली सारा थ्योरीज करेंगे। उसके बाद में हम फर्स्ट चैप्टर में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बहुत मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, वो जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स कर चुके होंगे तब आप फर्स्ट चैप्टर में एक डीप लेवल ऑफ थिंकिंग दे पाओगे, और आप इजीली समझ पाओगे कि अच्छा ये चीज़ें बताने वाला है इकोनॉमिक्स, और ऑलरेडी हम वो सब चीज़ें कर चुके होंगे। तो हम थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप आज क्या करना, आज जाके आप एक बार बस सारे एग्जाम्पल्स मन में दोहरा लेना, हम भी कल डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में आप एक बार बस बुक रीड कर लेना, मतलब अभी हमने जितना डिस्कस किया है बस उतने एक बार आप बुक रीड कर लेना, तो क्या होगा वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके मन में बैठ जाएंगे। तो आप जब भी रिविजन करने बैठोगे या जब भी आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स तुरंत याद आ जाएंगे, क्योंकि आपको बस वो एग्जाम्पल्स के बेसिस में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद होगा। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आपके लिए एक प्यारा सा थैंक यू, एक हार्ट कलरफुल वाला और एक स्माइली। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए, हैव अ गुड डे, बाय।